हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी कोई ना कोई सर्जरी पेंडिंग है, जैसे किसी की गॉल ब्लैडर स्टोन्स की सर्जरी या किडनी स्टोन की, या किसी का सिजेरियन होना है, या किसी को जैसे हर्निया की प्रॉब्लम है। डिफरेंट कोई ना कोई किसी की सर्जरी अभी पेंडिंग है। लेकिन हमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता कि जब ये ऑपरेशन होना है तो उसमें किस तरीके से ये सारा फॉलो होगा, किस तरीके से हमारा ऑपरेशन होगा और क्या क्या इसमें हमें स्टेप्स फॉलो करने होंगे। हॉस्पिटल में हम कैसे जाएंगे, हॉस्पिटल में हमारे साथ किस तरीके से हमें देखा जाएगा और क्या प्रोसीजर होगा। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जब किसी का ऑपरेशन होना होता है, कोई भी ऑपरेशन होना होता है, तो उसमें जो बेसिक स्टेप्स हैं वो क्या क्या फॉलो किए जाते हैं राइट फ्रॉम स्टार्ट टिल बिगनिंग। जो मैं आपको ये आज बेसिक स्टेप्स बताऊंगा कोई भी ऑपरेशन होने से पहले, ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल भी वेरी करते हैं। जैसे जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं या जो बड़े हॉस्पिटल टर्शियरी केयर सेंटर्स होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू जो छोटे नर्सिंग होम्स होते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट मोर और लेस जो ओवरऑल सिनेरियो होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो मैं आज आपको बेसिकली थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ कि किस तरीके से आपका ये ऑपरेशन के लिए पेशेंट को तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले जो इसमें रिक्वायरमेंट होती है कि पेशेंट जो है उसको डेट दे दी जाती है कि कब आपका ऑपरेशन होना है। तो डिपेंडिंग ऑन द सर्जरी उसको या तो एक दिन पहले एडमिट किया जाता है शाम को, या जो मॉर्निंग ऑफ द सर्जरी जो है उसी दिन उसको बुला लिया जाता है। बुलाने के बाद उसका हॉस्पिटल में एडमिशन होता है, उसकी फ़ाइल वगैरह बनती है, सारी जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी होती हैं। जब उसकी फ़ाइल हो जाती है, एडमिशन उसमें हो जाता है, उसके बाद उसको एक नर्स असाइन कर दी जाती है। वो नर्स उसको उसके रिस्पेक्टिव रूम में या उसका जो भी वार्ड है वहाँ पे लेके जाती है। उसके बाद वहाँ पे उसकी जो एक आइडेंटिटी है बेसिकली कि पेशेंट की जो नाम है, एज है और जो उसकी क्या सर्जरी होनी है वो सारा चेक किया जाता है। प्लस साथ के साथ जो कंसर्न्ड सर्जन है और जो एनेस्थीसिया टीम है उनको भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपका ये पेशेंट जिसकी ये सर्जरी होनी है, ये पेशेंट एडमिट हो चुका है, ताकि वो उस हिसाब से प्रिपेयर कर सके। साथ ही उसको आईवी कैनुला यानी जिससे ड्रिप लगानी होती है वो भी लगा दिया जाता है स्टाफ द्वारा। ये सब एडमिशन होने के बाद उसके बाद जो डॉक्टर होते हैं वहाँ पे वो उनका जो वाइटल्स हैं, उनके प्री ऑफ वाइटल्स होते हैं वो चेक करते हैं। उनका पल्स रेट, बीपी, सैचुरेशन, ये सारा चेकअप होता है। ये सब चेक करने के बाद फिर जो ओटी टाइम उनको बता दिया जाता है कि आपका जो ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने का टाइम है वो किस समय होगा। उसके बाद जब ऑपरेशन का टाइम पास आने लगता है तो उनको उनके रूम से या वार्ड से या तो अगर वो खुद चल सकते हो तो खुद, या नहीं तो स्ट्रेचर पे या व्हील चेयर पे उनको जो वार्ड अटेंडेंट हैं वो लेके जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में। उसके बाद वहाँ पे जब ऑपरेशन थिएटर में जब जाते हैं तो वहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा पैनिक हो जाता है पेशेंट, खासकर जिसका पहला ऑपरेशन होता है। तो ऐसा जो उसमें पैनिक होने वाली बात नहीं है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये डिफरेंट गैजेट्स होते हैं ऑपरेशन थिएटर में, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, लाइट्स होती हैं और वहाँ एक टीम होती है। पूरा जो ऑपरेशन होता है ये पूरा टीम वर्क होता है। इसमें अकेला सर्जन नहीं होता, इसमें अकेला एनेस्थेटिस्ट नहीं होता, और भी बहुत सारे लोग होते हैं। पूरी टीम होती है, जैसे सर्जन है, एनेस्थेटिस्ट है, स्टाफ है, ओटी स्टाफ है, जो फ्लोर पे टेक्नीशियन होते हैं वो होता है। तो ये अराउंड 5-6 जो लोग होते हैं इसमें, तो ये पूरा उसको मैनेज करते हैं। तो जब ओटी में पेशेंट आ जाता है तो उसको पूरा काउंसिल किया जाता है, उसको समझाया जाता है किस तरीके से होगा। वहाँ पे ओटी टेबल होता है, लाइट्स होती हैं, वहाँ पे आपको एनेस्थेटिस्ट मिलेंगे, वो आपसे पूरा दोबारा रिकन्फर्म करेंगे, सारी आइडेंटिटी की दोबारा कंफर्म करेंगे, आपकी हिस्ट्री दोबारा लेंगे। हालांकि आपकी प्री एनेस्थीसिया चेकअप में पीएसी हो चुकी होती है, लेकिन उसको एक बार फिर भी दोबारा कंफर्म किया जाता है। आपकी किस तरफ का ऑपरेशन होना है, जैसे हर्निया है, राइट या लेफ्ट, कौन सी साइड का ऑपरेशन होता है वो कंफर्म किया जाएगा। आपका फास्टिंग स्टेटस कंफर्म किया जाएगा कि आज आपने कुछ सुबह कुछ खाया पिया तो नहीं है, या कितने बजे आपने लास्ट जो है इनटेक लिया था। तो ये सब चेक करने के बाद फिर आपको मॉनिटर्स अटैच किए जाते हैं। मॉनिटर मतलब ये जो आपका पल्स, बीपी जो आपका बाहर भी चेक हुआ था, उसके बाद वो दोबारा जो एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर हैं वो सब दोबारा अटैच करते हैं। उसके बाद आपको ये डिसाइड किया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपको कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाएगा, जैसे जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा या स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाएगा। उस हिसाब से आपको पेशेंट को लेटाया जाता है। अगर जनरल एनेस्थीसिया देना है तो पेशेंट को जो ओटी टेबल है उस पर लेटाया रहता है, या अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है तो उस हिसाब से उसकी पोजीशन बनाई जाती है। एक बार जब एनेस्थीसिया हो जाता है, आपको जनरल एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, तो आप फिर उसके बाद पेशेंट सो जाता है। सर्जरी आपकी चलती रहती है, आपको कुछ आइडिया नहीं लगता कि क्या हो रहा है, आप बिल्कुल एनेस्थेटाइज रहते हैं, आप बिल्कुल बेहोश रहते हैं।
जब स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है उसमें पेशेंट डेफिनेटली होश में रहता है, लेकिन पेशेंट को कोई पेन नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती और पेशेंट बात करता रहता है। जैसे ही आपकी सर्जरी खत्म होती है, जो लाइट्स हैं वो ऑफ हो जाती हैं और जो मेन ओटी लाइट्स हैं वो ऑफ हो जाती हैं और उसके बाद आपको बता दिया जाता है कि आपका ऑपरेशन हो गया है और आपकी जो ड्रेसिंग करने के बाद आपको शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे आप ये पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, आपको ओटी टेबल से जो बाहर लेके जाने वाला स्ट्रेचर है वहाँ पे उस पे शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आपको पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर यूनिट होता है वहाँ पे आपको रखा जाता है और वहाँ पे आपको फिर से मॉनिटर्स लगा दिए जाते हैं और आपको ऑक्सीजन भी कई बार लगा दी जाती है डिपेंडिंग ऑन योर सर्जरी। तो और आपके साथ वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपके जो पेशेंट है उनकी सर्जरी हो गई है और वो ठीक हैं या जो भी स्टेटस है आपका वो बता दिया जाता है। कुछ घंटे वहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट में रखने के बाद, कुछ घंटे रखने के बाद आपको बाहर जो आपका रूम है और या जो भी वार्ड है, अगर आपका सब कुछ स्टेबल है तो आपको बाहर शिफ्ट कर दिया जाता है। जो बात है कि आपको किस समय खाना या पीना जो अलाउ करना है वो डिपेंड करता है आपकी सर्जरी पे। अगर आपकी रूटीन सर्जरी है तो वो आमतौर पर अराउंड 6 आवर्स के बाद आपको ओरल जो इनटेक है वो थोड़ा शुरू कर दिया जाता है, जैसे लिक्विड से, और उस हिसाब से थोड़ा शुरू कर दिया जाता है। लेकिन वो सर्जरी पे डिपेंड करता है, किसी सर्जरी में नेक्स्ट डे भी शुरू करना पड़ता है। जब आपको रूम में या वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, वहाँ आपको डिफरेंट जो इंजेक्शंस हैं, जो आपके एंटीबायोटिक के इंजेक्शन या पेन किलर के इंजेक्शन, वो स्टाफ जो होती है इंसाइंड आपको की गई है, वो आपको ये सारे डिफरेंट इंजेक्शंस लगाती है और आपको जैसे जो इंजेक्शन 3 टाइम्स लगने या 2 टाइम्स लगने, उस हिसाब से जो उनका चार्ट बना होता है, जो डॉक्टर ने बना के दिया होता है उनको चार्ट, उस हिसाब से आपको वो सारे इंजेक्शंस लगते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आप कंसर्न नर्स को बता सकते हैं, वो आगे डॉक्टर को भी इन्फॉर्म कर देती है। कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फोलिस कैथेटराइजेशन यानी जो पेशाब की नाली होती है वो भी डली होती है। उस दिन पर्टिकुलरली जिस दिन आपकी सर्जरी होती है उस दिन वो डली रहती है और लेकिन नेक्स्ट डे उसको मोस्ट ऑफ द टाइम्स निकाल दिया जाता है। लेकिन ये फोलिस जो पाइप है, जो पेशाब की नाली है, ये हर सर्जरी में नहीं डाली जाती, किसी सर्जरी में ही डाली जाती है। जब नेक्स्ट डे हो जाता है तो आपको रिकवरी बेटर हो जाती है, आपको थोड़ा सा चलाया भी जाता है, विद द हेल्प सपोर्ट के साथ आपको चलाया भी जाता है और अगर ठीक रहता है सब कुछ तो आपकी जो पेशाब की नाली है वो भी निकाल दी जाती है। उसके बाद आपकी इम्प्रूवमेंट होती है और यूजुअली 2 या 3 डेज़ में आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये कुछ ऑपरेशन से संबंधित स्टेप्स थे, किस तरीके से हमारा ऑपरेशन होता है और क्या क्या हमारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे संबंधित आपके कोई भी डाउट्स हों या क्वेरीज हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।